बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.2 एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क डन बाय ग्राफ कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ वर्क डन देखे थे। उसके बाद हमने एग्जाम्पल 5.1 एंड 5.2 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने डेफिनेशन करनी है। एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, यानी एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर वो सलाहियत है जिसकी वजह से वो काम कर सकता है। यानी अगर किसी बॉडी में एनर्जी है इसका मतलब वो काम करने की सलाहियत रखता है। अगर किसी बॉडी में एनर्जी नहीं है वो बॉडी काम करने की सलाहियत नहीं रखेगी। तो सबसे पहले आपने इधर से करनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आपने यहाँ पर हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहाँ से अभी एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। व्हेन वी डू वर्क, यू की जगह पर लिखेंगे वी। व्हेन वी डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, जब हम किसी स्विंग को पुश करते हैं। अ केमिकल एनर्जी इन आवर बॉडी is transferred to the swing and appears as energy of the motion of the swing। जब हम किसी झूले को पुश करते हैं तो हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है स्विंग को, और स्विंग जो है ना वो क्या करता है फिर मूव करता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो स्विंग को ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल करनी है। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे नेचर, ठीक है, या क्वांटिटी। अब एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे SI यूनिट। अब एनर्जी का यूनिट होता है जो होता है वही वर्क डन का भी वही होता है, ठीक है। जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का होता है। तो वर्क डन का हमने यूनिट पढ़ा था जाउल, इसका मतलब जो एनर्जी का यूनिट जो SI है वो क्या है, जाउल, ठीक है। तो बेटा ये इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं आपने करना, जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, एग्जाम्पल करनी है और ये नेचर करनी है और इसका यूनिट करना है। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये हमने MCQs के लिए करना है इसको, ठीक है। अ स्ट्रेच्ड बो, आपको एक बो नज़र आ रही है। अ स्ट्रेच्ड बो स्टोर्स एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर टू द एरो। जब इसको आप स्ट्रेच करते हैं, किसी भी बो को स्ट्रेच करते हैं, वो जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जब उसको छोड़ेंगे वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसको, एरो की तरफ, यानी तीर को ट्रांसफ़र हो जाती है। एज़ इट इज़ शॉर्ट, यानी जब उसको आप शॉर्ट करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी जो आपने खींची हुई थी, उसको स्ट्रेच किया था, वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी उसको एरो को। तो सम बॉज स्टोर इनफ एनर्जी, यानी कुछ बॉज के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि वो 1 किलोमीटर जो है ना वो दूर जा सकते हैं एरोज़, ठीक है। तो ये MCQs के लिए आपने करना है। उसके बाद हम 1 जूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक 1 जूल की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी और एक डेफिनेशन यहाँ पर 1 जूल की है। ये बच्चों ये 1 जूल की डेफिनेशन एनर्जी के लिहाज से है, ठीक है। व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन ऑन अ बॉडी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज़ 1 जूल, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी पर 1 जूल वर्क डन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस बॉडी में कितनी एनर्जी स्पेंड की है, 1 जूल एनर्जी उसमें स्पेंड की है, ठीक है। तो ये 1 जूल की डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर मैनी फॉर्म्स दी गई हैं, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कुछ नेम लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। एज वेल नाउन फॉर्म्स, और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स का इधर जिक्र किया गया है। इनको फिर हम जो है ना 1 बाय 1 आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपने हेडिंग बनानी है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने हेडिंग बनानी है बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर बेसिक फॉर्म्स जो एनर्जी हैं वो टोटल होती हैं 2, ठीक है। देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। MCQs भी आ सकता है कि हाउ मैनी बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो हमने टिक लगाना है, 2 होती हैं। अब उनके नेम क्या हैं, नंबर 1 आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन आ रही है मैकेनिकल एनर्जी। आपने डेफिनेशन लिखनी है द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर दीज 2 टाइप्स कट करके हम लिखेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हम अपनी बुक पर नोट कर लें।
द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी जो टू बेसिक फॉर्म्स हैं अगर उनको हम ऐड कर दें यानी उनको कंबाइन कर दें काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, तो जो फॉर्म एनर्जी की बनेगी उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स दो होती हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। या दूसरी तरफ देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइन कर दें तो कौन सी बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आज हम दोनों में से फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ये अपनी बुक पर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर 1 पे डेफिनेशन लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ द एनर्जी डैट अ बॉडी पोसेसेस बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही हो इसका मतलब उसमें जो एनर्जी पाई जाएगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से पहले अगर हम इसकी एग्जांपल देना चाहें तो हम लिख सकते हैं अ कार मूविंग ऑन अ रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस तरह करें, पहले नंबर पे डेफिनेशन लिखें लॉन्ग क्वेश्चन में, उसके बाद आप एग्जांपल दें अ कार मूविंग ऑन अ रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। एक सड़क पर कार अगर चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह एक नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, उसका मतलब वो मूव कर रहा है, उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। एक लड़का रोड के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब वो मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसमें भी कौन सी एनर्जी पाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। इस तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हम हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे कि कोई किसी भी बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो लिखेंगे टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ बॉडी पोसेसेस, यानी किसी बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने एन ऑपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी मूव करती हुई आपकी तरफ आ रही हो तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज़ करें हमारे पास एक जो है ना वो बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी है। अब ये बॉडी मूव कर रही थी इस तरफ, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन हम देखना ये चाह रहे हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आगे से ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी हम इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे। अब इस बॉडी को रोकने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा, वो जो वर्क होगा वो समझ लें इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। दोबारा समझें इस बात को, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो मूव करती हुई इधर को जा रही थी, मोशन में है। हम देखना चाहते हैं कि इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितनी है। हम क्या करेंगे, आगे से ऑपोजिट वर्क करेंगे, यानी ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। अब जब ऑपोजिट वर्क करेंगे इस बॉडी को हमने मोशन से रोकना है, तो ये बॉडी क्या करेगी, जब ऑपोजिट वर्क करेंगे तो बॉडी की स्लो हो जाएगी और स्लो होती होती एक वक्त आएगा ये बॉडी रुक जाएगी। और अब इस बॉडी को मोशन से लेके रोकने तक जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, इसका मतलब वो वर्क इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। वही बात लिख रहा है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो वर्क जो हमने अप्लाई किया है उसको रोकने के लिए वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी फिर हम लिखेंगे ई के, काइनेटिक एनर्जी को हम शो करते हैं ई के, वो किसके बराबर होगी, फिर इसका मतलब वो हमारे अप्लाई करदा जो वर्क डन के बराबर होगी, जो हमने ऑपोजिट साइड पे उसके वर्क किया है। उसके बाद सपोज़ पे आप हेडिंग बनाएंगे डेरिवेशन। अब हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, सपोज़ अ बॉडी ऑफ मास m, वो जो बॉडी मूव कर रही थी इसका मतलब उसका मास m है, वो मूव कर रही थी विद वेलोसिटी v, ठीक है। इसका मास, बॉडी का मास m है, इसकी वेलोसिटी v है। एंड अपोजिंग फोर्स, हमने कौन सी फोर्स लगाई, अपोजिंग फोर्स, ठीक है, अपोजिंग फोर्स हमने अप्लाई की। तो जब हम अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे एक्टिंग ऑन द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस, तो उसको रोकते रोकते कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा और उसको कितना अपोजिट फोर्स लगानी है, यानी उसको हमने रेस्ट में लेके आना है, यानी उस बॉडी को रोकने में
कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा और रोकते रोकते उस बॉडी को कहाँ पर लेकर आए, रेस्ट में। तो इसका मतलब जब रेस्ट में आ रहेगी तो हमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो किसकी उसकी उस बॉडी की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद बेटा अगले पेज पे ग्राफ भी बना हुआ नज़र आपका आ रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में भी देख लें, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हम ऑपोजिट वर्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सपोज़ करें वो कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, उसकी वेलोसिटी v है, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर ऑपोजिट वर्क लगाएंगे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ये देख लें, उसकी वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। अब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको रोकने में कितना टाइम लगा, उसका टाइम होगा t, और पहले वेलोसिटी v थी, बाद में वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। तो ये ग्राफ से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डेरिवेशन के सामने ये ग्राफ भी बनाना है। उसके बाद हम डेरिवेशन पे चलते हैं। हमने पढ़ा कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, वो वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय S। अब यहाँ पर जो फोर्स है ना उसको हम देखते हैं क्या होती है। तो आपको पता है कि जो फोर्स होती है वो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने फार्मूला ड्राइव किया था, F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है। अब हमें यहाँ पर अगर दो चीज़ें फाइंड कर लें, एक फोर्स और एक डिस्टेंस, अगर हम ये दो चीज़ें फाइंड कर लें इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर ली, काइनेटिक एनर्जी। अब पहले फोर्स फाइंड करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज़ इक्वल टू ma, इसका मतलब फोर्स का हो गया काम ख़त्म। अब रहेगी बात S की। तो S हम फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी, पढ़ा हुआ है फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, डिस्टेंस का फार्मूला S इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये जो v है ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अब जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वो v थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो एवरेज कैसे निकाल दें, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, और ये जो टाइम है ये t वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू v प्लस 0 क्या होता है, v डिवाइड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई बाई t आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, हमारे पास f भी आ गया है, हमारे पास s भी आ गया है। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। तो इसका मतलब ई के इज़ इक्वल टू, ठीक है, एफ़ की वैल्यू पुट की वो आ गया एम ए, एस की वैल्यू पुट की वो वैल्यू क्या थी, वी टी ओवर 2, तो हमने ये वो पुट कर दी। अब क्या होगा, ये जो 2 है ये हमने शुरू में निकाल लिया, 1/2, एम वैसे का वैसे आ जाएगा, ए भी वैसे आ जाएगा, और ये जो वी टी है ये भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आप ग्राफ को देखें, इस ग्राफ की बात हो रही है। अगर इस ग्राफ को अगर देखें तो एक्सेलेरेशन जो है ना वो a इज़ गिवन बाय इट्स स्लोप। हम इस यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्लोप। अगर हम स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर स्लोप कैलकुलेट कर लें, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप होता है हमेशा y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। अब y एक्सिस पे बात करें तो वो क्या है, v, ठीक है, y एक्सिस पे क्या है, v, और x एक्सिस पे क्या है, t। इसका मतलब स्लोप का फार्मूला आ जाएगा a इज़ इक्वल टू v डिवाइड बाई t। स्लोप इज़ नेगेटिव एज वेलोसिटी एंड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर जो स्लोप है ना ये बेसिकली नेगेटिव थी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, और आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी किसी चीज़ की कम हो रही हो तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। यहाँ पर आना है -v डिवाइड बाई टी, लेकिन इस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस को इग्नोर करना पड़ा, क्योंकि हम फाइंड करें काइनेटिक एनर्जी, और कभी भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी बॉडी की, ठीक है, एनर्जी किसी भी बॉडी की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप इज़ नेगेटिव एज वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो अब हम क्या करेंगे, ये देखें ई के वैसे आ रहेगा, ये जो 1/2 वैसे आ रहेगा, ये एम वैल्यू वैसे पुट करेंगे। अब ये जो ए है ना इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, वी डिवाइड बाई टी, और उसके बाद ये टी वैसे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो वी टी है ये वैसे आ जाएगा। अब टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ई के इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 एम, ये वी और ये वी क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करी है, ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करी है।
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन स्पीड। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये फैक्टर्स की हेडिंग दे के लिख सकते हैं या डिपेंडेंस कह लो इसको। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट है मास ऑफ द बॉडी और सेकंड है स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी के स्केयर के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद एग्जाम्पल 5.3 हम देखते हैं। अ ट्रक ऑफ मास 3000 किलोग्राम इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ट्रक का जो मास है वो कितना दिया जा रहा है, 3000 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो करना क्या है, आपने 54 को किलो की जगह पे हमने 1000 लिखना है। अब ये 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो अब -1 की वजह से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3600 से। अब जब 54 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 3600 करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, E K = 1/2 mv का स्केयर। अब 1/2 वैसे आ जाएगा, m की वैल्यू है 3000 और स्पीड की वैल्यू दी गई है 15, इसका क्या आ जाएगा, स्केयर। उसके बाद अब हमने 15 का स्केयर लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3000 से। जो आंसर आएगा उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 337500 जाउल आ जाएगा। ठीक है, यानी 3,37,500 जाउल। और अगर हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएं तो आपको पता है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट आपको पता है लास्ट पे है, इसको हम 7 और 5 के दरमियान लेकर अगर जाएं तो आपको पता है कि यहाँ पर 10⁻³ बनेगी। तो 10⁻³ को हम लिख सकते हैं किलो, ये बन जाएगा 337.5, 337.5 और जो साथ 10⁻³ बन रही थी उसकी जगह पर हम क्या लिख दें कि किलो जाउल। उसके बाद साइड पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लेते हैं, ये आपने MCQs के लिए करनी है। द वर्क डन बाय द सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज़ 0.5 जाउल, यानी हमारा जो दिल है अगर सिंगल बीट करता है उस टाइम उसे कितना वर्क करना पड़ता है, 0.5 जाउल। दूसरा MCQ है, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज 8 × 10⁻13 जाउल। यानी आपको MCQ पूछा जा सकता है कि जब जापान का एक बहुत बड़ा शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा, 6 अगस्त को इसके ऊपर एक एटम बम गिराया गया। ठीक है, और उस एटम बम की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, 8 × 10⁻13 जाउल। ये MCQ आ सकता है कि उस जंग में जो एनर्जी एटम बम जो गिराया गया था उसमें एनर्जी कितनी थी, 8 × 10⁻13 जाउल, और ये बहुत बड़ी एनर्जी है। उसके बाद थर्ड MCQ है, द एनर्जी आउटपुट ऑफ द पावर स्टेशन इन 1 ईयर, 1 साल में बिजली बनाने वाले जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें कितनी एनर्जी बनाई जाती है, 10⁻16 जाउल। यानी 1 साल में 10⁻16 जाउल एनर्जी जो है ना वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये था आज का बेटा हमारा लेक्चर जिसमें हमने एनर्जी को एक्सप्लेन किया, एनर्जी की हमने डेफिनेशन देखी, उसके अंदर उसके बाद इसका यूनिट, एग्जाम्पल और उसकी क्वांटिटी को देखा। उसके बाद हमने एनर्जी की फॉर्म्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने 2 बेसिक फॉर्म्स पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कौन सी एनर्जी बनती है, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी। इसमें डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन को देखा, और साथ इसकी एग्जांपल हमने जो है ना वो देखी कि कार मूविंग ऑन अ रोड हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास फिर उसके बाद डेरिवेशन थी, हमने डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया और साथ ये ग्राफ भी बनाया, और लास्ट में हमने इसके फैक्टर भी देखे। तो बेटा ये डेरिवेशन आपने रजिस्टर के ऊपर 1 बाय 1 स्टेप आपने करनी है, इसको समझना है। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं।
लास्ट में हमने एग्जाम्पल 5.3 को सॉल्व किया और साथ ये फॉरेन इंफॉर्मेशन के कुछ MCQs डिस्कस किए। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।